गणतंत्र स्पेशल खबरदार में आपका स्वागत है। राजपथ पर आज की तस्वीरों को देखने के बाद अगर ये पूछा जाए कि हाउस द जोश, तो उसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है। तीनों सेनाओं, तमाम सुरक्षा एजेंसियों और देश के एक एक नागरिक का जोश हाई है। यही जोश हर बार दिखाई देता है, लेकिन इस बार कई चीजें पहली बार हुई। देखिए ऐसा क्या हुआ जो 70 साल के इतिहास में नहीं हुआ था। इस बार की परेड कई मायनों में खास रही। पहली बार दिखी नारी शक्ति, पहली बार सेना का अनदेखा शौर्य देखा। इसके अलावा भी इस बार की परेड में बहुत कुछ पहली बार हुआ। पहली बार 146 महिला जवानों की पूरी महिला टुकड़ी परेड में शामिल हुई। असम राइफल्स की पूरी महिला टुकड़ी का नेतृत्व मेजर खुशबू कंवर ने किया। मणिपुर के उखरूल में मेजर के पद पर तैनात खुशबू कंवर के पति राहुल भी सेना में मेजर। इसके साथ ही पहली बार महिला अधिकारी ने पुरुषों की पूरी टुकड़ी को लीड किया। लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी ने परेड में आर्मी सर्विस कोर की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व किया। भावना ऐसा करने वाली पहली महिला अफसर थी। भावना कस्तूरी, आदर्श वाक्य, सेवा करना होगा। इसके अलावा नौसेना के मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व भी महिला अधिकारी अंबिका सुधाकरन ने किया। सलामी मंच के सामने से अब गुजर रहा है नौसेना का मार्चिंग दस्ता। इस दस्ते में 144 नौ सैनिक शामिल थे। अंबिका सुधाकरन कर रही है। राजपथ पर ऐतिहासिक डेयर डेविल टीम के तहत महिला अधिकारी कैप्टन शिखा सुरभि बाइक पर स्टंट करती दिखी। खड़े होकर ताकत, फुर्ती और साहस के साथ संतुलन का समावेश 9 वज्र के का इसके कमान संभाले हुए हैं। आन बान और शान के महापर्व में पहली बार सेना में शामिल K9 वज्र टैंक राजपथ पर दौड़ता नजर आया। इसे कुछ दिन पहले ही सेना को सौंपा गया है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया की छाप है। इसमें ऐसी खासियत है कि ये बोफोर्स तोप को भी पीछे छोड़ सकता है। सभी जगह सम्मान और प्रतिष्ठा। 193 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन अमेरिका से ली गई 39 कैलिबर की एक आधुनिक गन है, जिसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर है। 155 मिलीमीटर वाली ये गन चीन से लगी सीमा पर तैनात की गई है। पहली बार M777 अल्ट्रालाइट होवित्जर तोप राजपथ पर शान से चलता नजर आया। और विक्ट्री आकृति के साथ AN-32 विमान सतलुज फॉर्मेशन में। गणतंत्र दिवस पर वायुसेना के विमान हर साल आसमान को चीरते हुए गुजरते हैं। जय ईंधन यानी बायोफ्यूल का मिश्रण इस्तेमाल। लेकिन इस बार उनकी गर्जना कुछ खास थी। पहली बार ट्रांसपोर्ट विमान N-32 ने बायोफ्यूल से उड़ान भरी। चंदन और स्कॉट लीडर गौतम बजाज के हाथ। इसमें एविएशन टरबाइन फ्यूल के साथ 10% बायोफ्यूल की पावर थी। ये बायोफ्यूल जट्रोफा पौधे के बीज से बनाया गया है, जिसकी टेक्नोलॉजी CSIR और देहरादून स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने विकसित की है। आजाद हिंद फौज का ये गीत आजादी के बाद सेना के गीतों में शामिल कर लिया गया। लेकिन नेताजी की फौज को वो सम्मान अब तक नहीं मिला था जिसकी वो हकदार थी। इतिहास में पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को सैनिक परेड में शामिल किया गया। इस परेड में आजाद हिंद फौज के 4 सदस्य शामिल हुए, जिनकी उम्र 90 साल से अधिक है। लालती राम, हीरा सिंह, भागमल और परमानंद यादव खुली जीप में परेड का हिस्सा बनकर सलामी मंच के सामने से गुजरे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। इस बार के समारोह में उनके साथ उनके 9 मंत्री भी शरीक हुए। कहा जाता है कि सिरिल रामफोसा नेल्सन मंडेला के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से थे। राष्ट्रपति का पद छोड़ते वक्त मंडेला चाहते थे कि रामफोसा उनकी कुर्सी संभालें। उस वक्त मंडेला का मानना था कि रामफोसा नई पीढ़ी के सबसे प्रतिभावान नेता हैं। हालांकि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में उनकी जगह थाबो म्बेकी को राष्ट्रपति बनाया गया। इससे निराश होकर मंडेला ने सियासत से किनारा कर लिया था। दरअसल देश गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहा है। इस वजह से सभी झांकियों की थीम गांधी जी पर रखी गई थी। परेड में कुल 22 झांकियां शामिल थी, जिसमें से 16 राज्यों की और 6 अलग अलग मंत्रालय की थी।
सबकी थीम महात्मा गांधी का दर्शन और जीवन था। ऐसा पहली बार हुआ। फौजी संगीत में पहली बार भारतीयता का समावेश किया गया। पहली बार शंखनाद नाम का सैन्य सुर गणतंत्र दिवस पर सुनाई पड़ा। सूबेदार मेजर बलबीर सिंह of the 6th Light Infantry Regimental Center, leading the इसे ब्रिगेडियर सोहल ने खास तौर पर भारतीय सेना के लिए तैयार किया। Regimental Center and Ladakh Scouts. They are playing the सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए इसे राजपथ पर पहली बार बजाया गया। आज तक ब्यूरो। राजपथ पर आन बान और शान का प्रदर्शन हुआ तो सेना का पराक्रम भी भरपूर नजर आया। सेना ने जल, थल और नभ में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने वाले हथियारों की झलक दिखाई। 30 साल बाद सेना में शामिल हुआ तोप राजपथ पर दौड़ता नजर आया। वहीं आसमान में लड़ाकू विमानों की दहाड़ दुश्मन के हौसले पस्त करने वाली थी। राजपथ पर हिंदुस्तान की ताकत देख दुश्मन कांप उठेगा। 70वें गणतंत्र दिवस पर सेना ने जल, थल और नभ में अपनी शक्ति का जोरदार प्रदर्शन किया। दशक में पहली बार आर्टिलरी को आधुनिक बनाने की दमदार कोशिश सामने नजर आई। अमेरिका से आई M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुई। .39 कैलिबर की ये एक आधुनिक तोप है जिसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर है। वजन है मात्र 4.3 टन। हल्के वजन की वजह से इस तोप को पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में तैनात किया जा सकता है। 155 मिलीमीटर वाली ये गन चीन से लगी सीमा पर तैनात है। रखरखाव में आसानी होने के साथ ही ये काफी विश्वसनीय भी है। अमेरिकी फौज ने इन तोपों का इस्तेमाल अफगानिस्तान में जमकर किया था। अमेरिका के साथ हुए समझौते के मुताबिक 20 होवित्जर तोप अमेरिका देगा, जबकि 120 तोपों को भारत में मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा। हल्की धातुओं का इस्तेमाल किए जाने की वजह से इसका वजन काफी कम है। कई किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को नेस्तनाबूद करने वाले K9 वज्र टैंक को देश और दुनिया ने पहली बार राजपथ पर दौड़ते देखा। इसका वजन 48 टन है और इसमें 5 सैनिकों का क्रू होता है। 60 किलोमीटर की रफ्तार से लड़ाई में 38 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को ये बर्बाद कर सकता है। केमिकल और परमाणु हमला होने के हालात में भी ये दुश्मन पर हमला कर सकती है। वज्र में गोले उगलने की रफ्तार भी ज्यादा है और इसकी रेंज भी अधिक है। इसमें भारत में बने गोले और नाटो के पास मौजूद गोलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। शुरुआत में इसे दक्षिण कोरिया से लिया गया था, लेकिन अब इन तोपों को भारत के गुजरात में L&T ने मेक इन इंडिया के तहत बनाया है। T90 Bhishma, first column in the mechanized column, commanded by Captain Navneet Eric of 45 Cavalry. दुश्मन जमीन पर हो या पानी में, वक्त दिन का हो या रात का, उसे तबाह करने वाला ये है T90 भीष्म टैंक। And is also capable of moving underwater. रात के समय 5 किलोमीटर की दूरी तक ये लेजर गाइडेड मिसाइल दाग सकता है। पानी में घुसकर भी दुश्मन के हौसलों को तोड़ सकता है। राजपथ पर इजराइल की मदद से बन रहा मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम पहली बार देखा, जो फिलहाल तैयारी की स्टेज में है। ये मध्यम दूरी तक सतह में मार करने वाली मिसाइल है। MR सैम्स को इजराइल की मदद से
DRDO भारत में ही तैयार कर रहा है। 300 किलोमीटर तक ये अपने टारगेट का पता लगा लेता है। 70 किलोमीटर के भीतर उसको तबाह भी कर सकता है। इसे रोड, रेल और हवा के रास्ते ले जाकर कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इसके लॉन्चर से एक बार में 8 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इसके साथ रेडार भी जुड़ा हुआ है, जिससे दुश्मन को ढूंढ कर मारा जा सकता है, यानी उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं। जमीन के भीतर दबे खतरे को भांपने और उसे निकालने वाला यह सिस्टम सेना की बहुत बड़ी मदद कर सकता है। सेना की बहुत बड़ी ताकत है। इसे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने बनाया है। इस उपकरण की मदद से 4 मीटर चौड़ाई के इलाके में कम से कम 3 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक से अधिक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 98% तक एंटी पर्सनल और 100% तक एंटी टैंक्स माइंस की निकासी की जा सकती है। इसे समतल और आधे रेगिस्तानी इलाके में तैनात किया जा सकता है। थल सेना के बाद भारतीय वायुसेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया। शुरुआत ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टरों से हुई। उसके बाद ग्रुप में कई विमान सलामी मंच के ऊपर से गुजरे। देश में बने अवाक्स ने सुखोई 30 MKI के साथ उड़ान भरी। यह आसमान की आंख है जो 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को देख लेती है। इसके साथ ही 5 मल्टी रोल लड़ाकू विमान MiG-29 अपग्रेड एरोहेड फॉर्मेशन में 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए गुजरे। सत्तरवें गणतंत्र दिवस पर जमीन से आसमान तक सेना ने अपनी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया कि दुश्मन भी हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर होगा। आज तक ब्यूरो। और अब आपको दिखाते हैं पीएम मोदी का अंदाज़े गणतंत्र, यानी 2015 से लेकर 2019 तक हर गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी का अंदाज कैसे बदलता नजर आया। उनकी पगड़ी का रंग हर साल बदलता दिखा। 2014 में देश की सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी अब तक 5 गणतंत्र दिवस समारोह के गवाह बन चुके हैं। खबरदार में अब हम आपको सेना के शहीद लांस नायक नजीर अहमद वानी की वीर गाथा सुनाना चाहते हैं, जो पहले आतंकी से देशभक्त बने और फिर सर्वोच्च बलिदान देकर अशोक चक्र विजेता बन गए। कश्मीर के शोपियां में पिछले साल नवंबर में आतंकवाद रोधी अभियान के दौरान अपनी जान कुर्बान करने वाले लांस नायक नजीर अहमद वानी को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आतंक का रास्ता छोड़कर देश की सेना में भर्ती होकर शहीद होने वाले नजीर वानी की मां राजा वानी और पत्नी महजबीन को यह सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों सम्मान लेते वक्त उनका परिवार भावुक था और पूरा। शहीद लांस नायक नजीर वानी पहले कश्मीरी, जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, जो शांति काल में दिया जाने वाला सेना का सर्वोच्च सम्मान है। आतंकी से देशभक्त सैनिक बने लांस नायक नजीर वानी सेना की 34 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात है। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर आपको आतंकी से अमर जवान बने नजीर वानी की वीर गाथा जरूर जाननी चाहिए। लांस नायक नजीर अहमद वानी, बार 2 सेना मेडल, जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, 34वीं बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। शहीद नजीर वानी अशोक चक्र के सच्चे हकदार थे। वानी की पत्नी श्रीमती महजबीन, साथ में है उनकी माताजी श्रीमती राजा बानी। वो उन्होंने जीते जी और फिर शहीद होकर भी एक नजीर पेश की कि आतंकवाद के रास्ते पर कदम बढ़ाकर किसी मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। फिर वो लड़ाई चाहे किसी धर्म के लिए हो, किसी विचारधारा के लिए या किसी मुल्क के लिए ही क्यों ना हो। अशोक चक्र विजेता शहीद नजीर वानी की कहानी एक आतंकवादी से जांबाज देशभक्त बनने और फिर सेना में शामिल होकर आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में अपना सर्वोच्च बलिदान देने की है।
आने के बाद उनकी कहानी जो है उसकी पूरी 15 साल की जो सर्विस है वो कहानियों से भरी हुई है। वो डबल सेना मेडल हुए और उसके बाद अभी सबसे बड़ा मेडल मिल रहा है उनको। और मैं उन फ़ख्र करता हूँ कि मैं एक ऐसे सैनिक का दोस्त रहा हूँ इस पीरियड में, और मुझे खुशी है कि वो मेरे लिए एक मिसाल है उनकी शहादत। ये कहानी एक आतंकी से सैनिक बनने और फिर कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने की कसम निभाते निभाते जान कुर्बान कर देने की। ये कहानी बंदूक छोड़कर शांति काल में सेना के सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित होने की है। देखिए, मैं लैंस नायक शहीद नज़ीर अहमद वानी को पिछले 15 साल से जानता हूँ। हम लोगों ने इकट्ठे ट्रेनिंग भी की और 15 साल से हमने बहुत काम और बहुत ऑपरेशन इकट्ठे किए हुए हैं। तो वो एक बहादुर सिपाही थे और देशभक्ति उनके दिल में कूट कूट के भरी हुई थी। शहीद लैंस नायक नज़ीर अहमद वानी जब भी किसी काम के लिए उनको बांटा जाता था तो वो सबसे पहले उसमें पहल करते थे और जो भी काम करते थे ईमानदारी से करते थे। वो हमेशा हमें ये प्रेरणा देते थे कि अगर हमने जो भी काम करना है उसकी अच्छाई सामने आनी चाहिए ताकि हमारे ऊपर ये इस वर्दी के ऊपर कोई आंच न उठा सके। वो 25 नवंबर 2018 की तारीख है जब आतंकवादी रह चुके लांस नायक नज़ीर अहमद वानी ने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान वतन के नाम कुर्बान कर दी थी। शोपियां में आतंकवादियों पर प्रहार करते हुए नज़ीर वानी ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया और आतंकवादियों के सामने दीवार बनकर डटे रहे, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों ने सभी 6 आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन इस ऑपरेशन में दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बने नज़ीर वानी शहीद हो गए। ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र और गौरव की बात है कि हमारी पलटन 162 इन्फेंट्री बटालियन टीए जैकलाई का जाबाज जवान शहीद लांस नायक नज़ीर अहमद वानी सेना मेडल बार को देश के सर्वोच्चतम वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से नवाजा जा रहा है। उसकी शहादत हमारे लिए प्रेरणा का काम करेगी और उसका पूरा सैन्य जीवन बहादुरी के अनगिनत किस्सों से भरा हुआ है। वैसे तो वतन पर मर मिटने वाला हर एक सैनिक खास होता है, लेकिन शहीद नज़ीर अहमद वानी की कहानी सबसे जुदा है, सबसे अलग है। नज़ीर अहमद वानी कभी कश्मीर के उन भटके नौजवानों में से एक थे जो आतंक के रास्ते पर चल पड़े, लेकिन आतंक के रास्ते से लौटकर नज़ीर अहमद वानी ने जो कर दिखाया वैसी नज़ीर देखने को नहीं मिलती। शहीद लांस नायक नज़ीर वानी आतंकवाद का रास्ता छोड़कर सेना में शामिल हो गए थे। साल 2004 में नज़ीर वानी ने टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर ली थी। आतंक की राह छोड़कर सेना का साथ देने वाले नज़ीर वानी दक्षिण कश्मीर में कई आतंक विरोधी अभियानों में शामिल रहे। आतंकवाद के खिलाफ अभियानों में नज़ीर वानी की वीरता को पहचान देते हुए उन्हें 2007 में पहला सेना मेडल और फिर 2017 में दूसरा सेना मेडल दिया गया। और अब पहली बार किसी जवान को शांति काल में सेना के सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से नवाजा जा रहा है, जो कभी आतंकवादी रह चुका था। उसका जज्बा कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी सन 2007 और सन 2017 में उसे सेना मेडल से नवाजा जा चुका है। इतना ही नहीं, वो आर्मी के उन चंद जवानों में से एक था जिसने साउथ सूडान में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के तहत तैनात था। तो हमारे लिए ये बड़ी फ़ख्र और गौरव की बात है। शहीद लांस नायक नज़ीर वानी सेना के इकलौते जवान थे जो कभी आतंकवादी रहे, फिर आतंकवाद के खिलाफ लड़े और फिर आतंकवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान कुर्बान कर दी और मिसाल पेश की कि कश्मीर का अमन चैन आतंकवाद की राह पर चलने में नहीं, आतंकवाद को कुचलने में है। बड़ी निडरता से उन्होंने अत्यंत निकट की गोलीबारी में एक कट्टर आतंकवादी का सफाया कर दिया और अनुकरणीय कौशल से उस कमरे में ग्रेनेड दाग दिया जहां पर दूसरा आतंकवादी छिपा हुआ था। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ
आज तक ब्यूरो। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या शहीद लांस नायक नजीर वानी कश्मीर की जनता को कोई संदेश दे पाए? क्योंकि वो जो छोटे बच्चे पत्थर चलाते हैं ना, उनके लिए इससे बड़ा हीरो कोई नहीं हो सकता है। शहीद लांस नायक नजीर वानी को अशोक चक्र से नवाजा जाना न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि कश्मीर के हर उस नौजवान के लिए गौरव की बात है जो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखता है। यह पहला मौका है जब आतंकी से सैनिक बने किसी जवान को सेना के इतने बड़े सम्मान से नवाजा गया हो। जब गणतंत्र दिवस पर राजपथ की परेड में भारतीय सेना अपने दमखम का प्रदर्शन कर रही थी, उसी वक्त कश्मीर में भारतीय सैनिक देश के दुश्मन आतंकियों को संहार में जुटे हुए थे। पुलवामा जिले के पामपोर में आज सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम पर फिदायीन हमले की फिराक में पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मारे गए दोनों आतंकी जैश ए मोहम्मद के सदस्य थे जो श्रीनगर के बाहरी इलाके में छिपे हुए थे। Rajpath, a picture of perfection, and this is the rumble of the mechanized column. The first tank T-90 Bhishma. और सामरिक क्षमता में इजाफा किया जा रहा है। बोर्ड का आदर्श वाक्य आकाशे शत्रु जय। राजपथ पर जब पूरी दुनिया गणतंत्र दिवस के परेड में भारतीय सेना की शक्ति का प्रदर्शन देख रही थी, तब जम्मू कश्मीर में भारतीय सैनिक आतंकवाद पर प्रहार कर रहे थे। कश्मीर में पुलवामा जिले के पामपोर के खनमू इलाके में आज सुबह आग की ये ऊंची ऊंची लपटें और बीच बीच में होते धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा। ये आग और धमाके भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच करीब 4 घंटे चली गोलीबारी के दौरान हुए, जिसमें 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। Encounter is over. इसमें 2 terrorists were killed and arms ammunition have been recovered. Identities उनका जो है हम कंफर्म कर रहे हैं, but it is a very good work by the security forces. There was specific intelligence on the basis of that this operation was launched. आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की ये मुठभेड़ ऐसे वक्त में हुई जब श्रीनगर समेत कश्मीर के सभी जिलों में गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा था। श्रीनगर के बाहरी इलाके खनमू में सुरक्षा बलों को 2 से 3 आतंकवादियों के एक सरकारी स्कूल में छिपे होने की खबर मिली थी। आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाश शुरू की। मारे गए दोनों आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के सदस्य थे और पाकिस्तान से घुसपैठ कर श्रीनगर में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में फिदायीन हमले की योजना बनाकर आए थे। सुरक्षा बलों के पास ये जानकारी मिली थी जैश मोहम्मद के 2 फिदायीन हमलावर श्रीनगर की ओर बढ़ रहे हैं और आज गणतंत्र दिवस समारोह पर वो किसी हमले की साजिश में हैं। रात के बीच में ही ऑपरेशन शुरू किया गया जिसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ और सेना शामिल थी। उस पूरे इलाके को घेरा जहां पर इन मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर मिली थी। करीब 5 घंटे तक मुठभेड़ चली जिसमें 7 सुरक्षाकर्मी जिसमें 5 जो है सीआरपीएफ के और 2 जो हैं वो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पुलिस के हैं, वो घायल हैं इस मुठभेड़ में, लेकिन दोनों फिदायीन हमलावरों को मार गिराया गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा एजेंसियों ने पहले से ही फिदायीन हमले की चेतावनी जारी की हुई थी, जिसके बाद पूरे राज्य में चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात थे और महत्वपूर्ण जगहों और इमारतों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। देखिए, ये 26 जनवरी के मौके पे हर साल इनकी कोशिश होती है। 15 अगस्त, 26 जनवरी पाकिस्तान की कोशिश होती है, आईएसआई की कोशिश होती है कि किसी भी सूरत से उनको डिस्टर्ब कर दो, और अगर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो एक बड़ी न्यूज़ ग्लोबल बनती है। तो ये हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और प्लस सिक्योरिटी अपरेटस जो था वो काफ़ी सतर्क था। जैसा कि हर एनकाउंटर के बाद होता है, वैसा ही आज एक बार फिर हुआ। पामपोर में सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए आतंकवादियों की मौत से गुस्साए स्थानीय लोगों ने सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरबाजी की, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के शव बरामद करने में दिक्कत आई। हालात बिगड़ने की आशंका के चलते अफवाहों और पत्थरबाजी को रोकने के लिए इलाके में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया।
इंटरनेट सेवाएं कश्मीर में ठप कर दी गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है क्योंकि कल दोपहर के बाद ही श्रीनगर के कई इलाकों में कई ग्रेनेड हमले हुए और उसके बाद बीती रात जो है एक बड़ी साजिश जो है वो सुरक्षा बलों ने विफल कर दी। उसके बाद श्रीनगर के चप्पे चप्पे पर इसी तरह सुरक्षा बल के जवान तैनात है। ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए कश्मीर घाटी से आतंकवाद का सफाया करने के नॉन स्टॉप मिशन में जुटे भारतीय सुरक्षा बलों ने हाल ही में बारामूला को आतंक मुक्त जिला घोषित किया है। जाहिर है इससे आतंकवादी और उनके आकाओं के दिलों में आग जरूर लगी है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। गणतंत्र दिवस वो मौका होता है जब पूरी दुनिया भारत की ताकत का प्रदर्शन देखती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना रोजाना आतंकवादियों के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। और 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जब से भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी को आतंकवाद से मुक्त करवाने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुआत की, तब से कश्मीर घाटी में आतंकवादियों की शामत आई हुई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के राजपथ पर भारतीय सेना ने दुनिया के सामने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को अपनी ताकत दिखाई और वाघा बॉर्डर पर भी देश के जवानों ने दुश्मन देश के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस दौरान यहां हजारों लोगों की भीड़ में कई फिल्मी सितारे भी जब बीएसएफ के जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे तो माहौल में देशभक्ति की भावनाएं हिलोरे लेने लगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा के साथ ही एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बहन गीता मेहता ने पद्म पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इस पुरस्कार को नहीं लेने की वजह बताते का बयान जारी कर लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। हालांकि मुझे ये पुरस्कार लेने से इनकार करते हुए बहुत दुख हो रहा है क्योंकि ये पुरस्कार उस समय दिए जाने की घोषणा की गई जब आम चुनाव बेहद करीब है। इस पुरस्कार की टाइमिंग सही नहीं है। पुरस्कार लेने से इनकार करना मेरे और सरकार दोनों के लिए शर्मिंदगी की बात है। इसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। नवीन पटनायक की बहन गीता मेहता ने पद्मश्री अवार्ड न लेने का ऐलान अमेरिका के न्यूयॉर्क से किया, जो अमेरिका की ही नागरिक हैं। उनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे थे कि केंद्र सरकार का यह फैसला उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लोकसभा चुनाव 2019 से पहले खुश करने के लिए किया गया। सवाल यह है कि उनका फैसला अपना है या भैया के कहने पर। वक्त एक ब्रेक का। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।